नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अनिल थापक और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं उनके। फंडामेंटल राइट्स पर हम आगे बात करें उससे पहले हम क्विक रिव्यू देखते हैं कि लास्ट वाले वीडियो में हमने कहाँ तक फंडामेंटल राइट्स को कवर किया था। तो हमने आर्टिकल 12 पढ़ा था और आर्टिकल 13 की बात की थी। फिर हमने राइट टू इक्वलिटी की बात की जिसके अंदर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक हमने डिस्कस किया था। देन हमने राइट टू फ्रीडम की बात की जिसके अंदर हमने आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक बात की थी। देन फिर हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात की जिसके अंदर हमने आर्टिकल 23 और 24 को डिस्कस किया था। नाउ हम आज के लेक्चर को शुरू करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बात की गई है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 25 की बात करते हैं। आर्टिकल 25 हर व्यक्ति को समान रूप से राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन का अधिकार देता है। अब हम यहाँ पर ये टर्म समझते हैं विच आर वेरी इसेंशियल। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये इनर फ्रीडम की बात करता है। मीन्स एक व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि वो जिस भी भगवान में विश्वास करता है उससे अपना किस तरह का रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मीन्स एक इंडिविजुअल अपना रिलेशन भगवान से या दूसरे किसी क्रिएचर से जिसमें उसका रिलीजियस बिलीफ है उससे किस तरह से अपना रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा, इसकी फ्रीडम की बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इंडिविजुअल्स क्या है, जैसे फॉर्मलेस गॉड में बिलीव करते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स आइडल में बिलीव करते हैं तो वो क्या करते हैं, आइडल की वर्शिप करते हैं। कुछ लोग नेचर में बिलीव करते हैं कि नेचर को एज अ गॉड मानते हैं तो वो इंडिविजुअल नेचर के साथ उस तरह से रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस के अंदर इनर फ्रीडम की बात की गई है। सेकंड, राइट टू प्रोफेशन, यानी हर इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को फ्रीली और एकदम ओपनली एक्सेप्ट करे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसे किसी चीज का फियर हो और वो ओपनली नहीं बताए कि वो किस धर्म में बिलीव करता है। नहीं, आर्टिकल 25 उसे ओपनली एंड फ्रीली अपने रिलीजन को एक्सेप्ट करने, अपने रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ और रिलीजन को डिक्लेयर करने का अधिकार देता है। थर्ड है राइट टू प्रैक्टिस, यानी हर इंडिविजुअल के पास अधिकार है कि वो जिस भी रिलीजन में बिलीव कर रहा है वो उसको परफॉर्म करे। अब एक इंडिविजुअल अपने रिलीजन को कई तरह से परफॉर्म कर सकता है, थ्रू वर्शिप, ठीक है, थ्रू रिचुअल्स या थ्रू सेरेमनी, या फिर अपने रिलीजियस बिलीफ का एग्जीबिशन करके। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल आइडल वर्शिप में बिलीव करता है तो मान लो वो किसी टेम्पल में जाके आइडल को वर्शिप करता है तो ये उसके अपने रिलीजन को परफॉर्म करने का एक तरीका है जो जिसे आर्टिकल 25 उसको अधिकार देता है। फोर्थ, द राइट टू प्रोपोगेट, यानी एक व्यक्ति के पास ये भी अधिकार है कि वो जिस भी रिलीजन में बिलीव करता है उसको प्रोपोगेट भी करे, यानी अपने धर्म का प्रसार करे। ठीक है, जिससे दूसरे लोग भी प्रभावित होकर अगर उन्हें उस धर्म के टेनेंट्स, उस धर्म के अंदर जो भी बातें की गई हैं अगर उन्हें सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग भी उस रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू धर्म में जैसे भागवत की कथा कही जाती है। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल भागवत की कथा कह रहा है तो एक्चुअली वो क्या कर रहा है, अपने धर्म का प्रचार कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो राइट टू प्रोपोगेट है इसके अंदर फोर्सेबल कन्वर्जन को प्रोहिबिट किया है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को फोर्सफुली अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं करवा सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो इट इज एन ऑफेंस। ठीक है, तो आर्टिकल 25 के अंदर फोर्सेबल कन्वर्जन प्रोहिबिटेड है। तो इस तरह से हमने देखा जो आर्टिकल 25 है ये सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस बिलीफ की बात नहीं करता, रिलीजियस डॉक्ट्रिन की ही बात नहीं करता, इसके अलावा ये रिलीजियस प्रैक्टिस का राइट टू फ्रीडम प्रोवाइड करता है हर इंडिविजुअल को। नंबर टू, आर्टिकल 25 के अंदर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को ही दिया गया है। नाउ अब एक सवाल मन में आता है कि क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एब्सोल्यूट है? आंसर है नहीं, क्योंकि कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है। तो आर्टिकल 25 के अंदर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के जो मेन ग्राउंड है वो है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और कुछ
अदर प्रोविजन है विच आर रिलेटेड टू दी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के पीछे मेन वजह है कि कोई भी अपने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मिसयूज ना करे, कोई भी इंडिविजुअल धर्म के नाम पर कुछ भी ना करे जिससे उसको खुद को हानि हो और समाज में सोसाइटी में उससे काफी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है, या पब्लिक ऑर्डर डिस्टरबेंसेस हो। तो इसकी वजह से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अंडर आर्टिकल 25 के अंदर रखी गई हैं। इन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू स्टेट के पास अधिकार होता है कि गवर्नमेंट रिलीजियस प्रैक्टिस से जुड़ी कोई भी सेक्युलर एक्टिविटी या पॉलिटिकल, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट कर सकती है। दूसरा, स्टेट यानी गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो रिलीजियस रिफॉर्म को लेकर भी काफी सारे स्टेप्स ले सकती है, उसके लिए लॉ बकायदा बना सकती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, सोसाइटी के अंदर सोशल वेलफेयर को प्रमोट किया जाएगा। जैसे लोग रिलीजन के नाम पे काफी सारी ऐसी प्रैक्टिसेस, ऐसी रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं जो इनह्यूमन इन नेचर है, जो इंडिविजुअल और सोसाइटी दोनों के लिए हार्मफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने आज भी इवन कई बार केसेस आते हैं जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइसेस के, तो ह्यूमन सेक्रीफाइस यानी किसी आदमी की बलि देना रिलीजन के नाम पर, तो ये पूरी तरह से इनह्यूमन है। तो इन चीजों को, ऐसी जो ऑर्थोडॉक्स और ब्लाइंड प्रैक्टिसेस हैं, इनको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए स्टेट के पास पूरा अधिकार है कि वो रूल्स और रेगुलेशन या कोई कानून बनाकर इस तरह की प्रैक्टिसेस को गवर्नमेंट गवर्न कर सकती है। तो आर्टिकल 25 इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। तो जैसे आपने सिख कम्युनिटी के लोगों को देखा होगा, तो उनके पास एक तलवार या एक नाइफ जैसा होता है जो वो हमेशा अपने साथ कैरी करके चलते हैं। तो ये उनका रिलीजियस राइट है, राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 25 उन्हें ये अधिकार देता है, ठीक है, जिसे हम कृपान बोलते हैं बेसिकली। तो उनके पास अधिकार है कि वो अपने इस कृपान को हमेशा अपने साथ रख के चल सकते हैं। तो ऐसे आपने देखा होगा दिल्ली, जैसे कभी वो मेट्रो में जाते हैं, दिल्ली मेट्रो में जाते हैं, तो जहाँ सिक्योरिटी चेक होती है तो वहां पर उनको अलाउ कर दिया जाता है, ठीक है, जबकि कोई और रिलीजन का लोग इस तरह की अगर कोई चीज लेके जाता है तो वो अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्यों है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर उन्हें कृपान कैरी करने का अधिकार दिया गया है। नाउ अगला फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 26, जिसमें फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स की बात की गई है। तो आर्टिकल 26 रिलीजियस डेनोमिनेशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को अधिकार देता है। अब ये रिलीजियस डेनोमिनेशन क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो जैसे किसी भी धर्म के अंदर जो सब ग्रुप ऑफ रिलीजन होती हैं, उन्हें हम रिलीजियस डेनोमिनेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हिंदुइज्म एक धर्म है, तो इसके अंदर जो डिफरेंट सेक्ट्स हैं, जैसे सैविज्म हो गया, वैष्णविज्म हो गया, तो ये क्या है, इनको हम रिलीजियस डेनोमिनेशन बोलते हैं। ऐसे ही इस्लाम के अंदर हम देखते हैं सुन्नी और जो सिया धर्म है, ठीक है, तो दीज आर दी रिलीजियस डेनोमिनेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 26 के अंदर इन रिलीजियस डेनोमिनेशन को अधिकार दिए गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं। तो पहला राइट क्या दिया गया है कि इनके पास अधिकार है कि दे कैन एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। तो इस तरह का कोई भी जो रिलीजियस सेक्ट है वो अपनी खुद की रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकता है, ठीक है, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन क्या है, एक रिलीजियस डेनोमिनेशन के कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसने भारत के अंदर कई सारी जगहों पर कुछ नए स्कूल्स ओपन किए हैं, ठीक है, और भी ये कई सारी तरह के चैरिटेबल एक्टिविटीज करता रहता है। काफी सारी जो रिलीजियस डेनोमिनेशंस होती हैं वो कुछ जगहों पर कुछ हेल्थ, कुछ हॉस्पिटल्स टाइप के कुछ ओपन करती है, जिससे वो क्या कर सकें, जो गरीब लोग हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज कर सकें फॉर द चैरिटेबल पर्पज। तो कोई भी रिलीजियस डेनोमिनेशन क्या कर सकती है, कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती है और उसको वो खुद मेंटेन करेगी, या तो अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के पर्पज से, ठीक है, या फिर किसी चैरिटेबल पर्पज से। सेकंड राइट है इनके पास, राइट टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तो जो भी धार्मिक संप्रदाय हैं उन्हें आर्टिकल 26 के अंदर अधिकार दिए गए हैं कि रिलीजियस मैटर्स को वो, जो रिलीजियस कोई भी रिलीजन किस तरह से, रिलीजन उस रिलीजन के अंदर किस तरह की चीजें हो रही हैं, ठीक है, किस तरह की मान्यताएं, तो उनको मैनेज करने का काम किसका है, उनको मैनेज करने का भी अधिकार
इन रिलीजियस डेनोमिनेशन और इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। थर्ड है, इन रिलीजियस डेनोमिनेशन के पास अधिकार है कि ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस ऑन या एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी भी प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं जिसको ये सेल आउट भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि काफी सारे रिलीजियस जो सेक्ट्स हैं वो रिलीजन के पर्पज से, रिलीजन को स्प्रेड करने के पर्पज से या चैरिटेबल के पर्पज से कई जगह पर कुछ इंस्टीट्यूशंस टाइप या जैसे स्कूल ओपन कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जगह चाहिए, तो इनके पास अधिकार है कि ये इस तरह की प्रॉपर्टी को परचेस और ऑन भी कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ, इनके पास अधिकार है कि वो अपनी इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उनको एडमिनिस्टर करें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ। यानी जिस तरह से हम आम लोग किसी भी, जैसे हम अपना मकान खरीदते हैं कहीं, तो हम प्रॉपर रजिस्ट्री वगैरह करवाते हैं। ठीक है, तो सेम लॉ इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को भी फॉलो करने होंगे। तो इन रिलीजियस डेनोमिनेशन, इन धार्मिक संप्रदायों की जो भी प्रॉपर्टी होगी उनको भी लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर किया जाएगा। ठीक है, नाउ तो आर्टिकल 25 की तरह आर्टिकल 26 के अंदर भी कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। जैसे पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पर, मोरालिटी के ऑर्डर के बेसिस पर, हेल्थ के ग्राउंड के बेसिस पर आर्टिकल 25 के अंदर जो भी रिलीजियस डेनोमिनेशन है उनके राइट को रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है स्टेट के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कई ओकेजन्स पे क्या होता है, जैसे किसी धर्म की यात्रा निकाली जाती है, जैसे आप उड़ीसा में जाएंगे तो रथ यात्रा निकाली जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इस्लाम के अंदर देखें, जो मुहर्रम होता है, तो वहां पर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं वो अपनी धार्मिक यात्रा निकालते हैं। तो जब भी इस तरह की यात्रा निकाली जाती है तो उन्हें पहले पुलिस, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उससे परमिशन लेनी होती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं होगा और पब्लिक ऑर्डर प्रॉपरली मेंटेन किया जाएगा। नाउ अब जो आर्टिकल 25 है और आर्टिकल 26 है, इसके बीच बेसिकली मेन डिफरेंस क्या है? तो आर्टिकल 25 के अंदर जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई, इंडिविजुअल के। वहीं आर्टिकल 26 के अंदर कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की गई है। ठीक है, यानी जो भी ग्रुप ऑफ पीपल है उनके जो कलेक्टिव फ्रीडम है उसको प्रोटेक्ट करने की बात की गई है अंडर आर्टिकल 26। हाँ, हम बात करते हैं आर्टिकल 27 की। तो आर्टिकल 27 के अंदर क्या है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। आर्टिकल 27 हर इंडिविजुअल, हर पर्सन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कंपल्सरी टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन। यानी किसी भी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोशन करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल पर कंपल्सरी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो ये राइट आर्टिकल 27 हर इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड करता है। सेकंड, आर्टिकल 27 के अंदर ये भी मेंशन है कि स्टेट यानी गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन के प्रमोशन के लिए या उसके डिसेमिनेशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को एड नहीं दे सकती, फेवर नहीं कर सकती। यानी सरकार या तो सभी धर्मों को समान रूप से प्रमोट करने के लिए कोई भी एड या फेवर कर सकती है, या किसी को नहीं करेगी। यानी कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो रिलीजियस जो भी रिलीजन है उनके बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। क्लियर? नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 के अंदर फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की बात की गई है। यानी 28 डील करता है इंडिविजुअल फ्रीडम और किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है उनके रिलेशनशिप को। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप की एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होती हैं। तो आर्टिकल 28 के अंदर पहली चीज है कि अगर कोई भी ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थान है जो पूरी तरह से स्टेट के फंड के द्वारा मेंटेन की जा रही है, तो ऐसी संस्थान में किसी भी धर्म की रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस या रिलीजियस प्रेयर नहीं करवाई जाएगी। ठीक है, या रिलीजियस वर्शिप नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कौन मेंटेन कर रहा है? स्टेट के द्वारा मेंटेन, स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन की जा रही है। और स्टेट फंड कहाँ से एक्वायर करती है? फ्रॉम दी टैक्सेशन से। और भारत के अंदर टैक्स किसी रिलीजन को देखकर नहीं लगाया जाता,
ठीक है, टैक्स की कैटेगरी में जो भी जिस भी धर्म का जिस भी कास्ट का लोग आएंगे उन्हें टैक्स पे करना होता है। तो जो गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है वो तो ऑलमोस्ट हर धर्म के लोगों से आ रहा है। तो अगर गवर्नमेंट इस पैसे को किसी एक धर्म के प्रमोशन के लिए स्पेंड करती है तो बेसिकली ये क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा गवर्नमेंट स्टेट के द्वारा। ठीक है, और चूंकि हमारी कंट्री क्या है, हमारा देश क्या है, एक सेक्युलर है, तो हमारी कंट्री, हमारी स्टेट किसी भी धर्म के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। तो इसीलिए ऐसी इंस्टीट्यूशन जो कंप्लीटली स्टेट फंड के द्वारा मेंटेन की जा रही हैं वहां पर किसी भी धर्म के रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, प्रेयर या वर्शिप अलाउ नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट स्कूल पूरी तरह से गवर्नमेंट के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, किसी भी रिलीजन की प्रेयर, वर्शिप या प्रीचिंग को अलाउ नहीं किया गया है। लेकिन कोई भी ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसे स्टेट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एज अ ट्रस्ट रजिस्टर हुई है, ठीक है, तो उस केसेस में क्या होगा, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास अधिकार है कि वो जिस भी धर्म का ट्रस्ट है, ठीक है, जिस भी धर्म का ट्रस्ट है वो उस रिलीजन की प्रैक्टिस या जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो उसमें परफॉर्म करवा सकती है। लेकिन उस इंस्टीट्यूशन में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो उन स्टूडेंट्स को फोर्स नहीं कर सकती कि वो जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या रिलीजियस प्रीचिंग्स हो रही हैं कि वो सारे स्टूडेंट्स उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अटेंड करें। नहीं, इट मींस स्टूडेंट्स के पास फंडामेंटल राइट है कि वो उस रिलीजन की प्रीचिंग या प्रैक्टिस को अटेंड करने से मना कर सकते हैं। दूसरा, ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट के द्वारा सिर्फ रिकॉग्नाइज की गई हैं या ऐसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो स्टेट से कुछ फंड रिसीव कर रही हैं, ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा कि उस स्कूल में जो भी उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सबके पास राइट है कि अगर ऐसे इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या प्रेयर या वर्शिप परफॉर्म की जा रही है तो वो उस प्रेयर, प्रैक्टिस या वर्शिप को अटेंड करने से मना कर सकते हैं। तो ऐसी एजुकेशन जनरली कैसी होती हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, ठीक है, अमूमन दीज प्राइवेट स्कूल्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो आपने कई कई सारे स्कूल्स में देखा होगा, जैसे जैसे मैं पढ़ता था जिस स्कूल में, तो वो स्कूल बेसिकली जो जैन कम्युनिटी के लोग थे उनका स्कूल था। तो इस स्कूल में जो प्रेयर होती थी वो जैन धर्म में जो प्रेयर मेंशन है वो प्रेयर करवाई जाती थी। ठीक है, तो ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जिनको सिर्फ गवर्नमेंट ने रिकॉग्निशन दी है या गवर्नमेंट उन्हें कुछ फंड दे रही है, ठीक है, तो ऐसी इंस्टीट्यूशंस में स्टूडेंट्स के पास पूरा अधिकार होता है कि अगर कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस या प्रेयर करवाई जा रही है तो वो स्टूडेंट उस प्रेयर को अटेंड करने से मना कर सकता है। यहाँ पे एक और चीज, अगर इन केस अगर कोई बच्चा माइनर है तो उस केस में उसे तो बहुत ज्यादा पता नहीं होगा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में जरूरी है कि पेरेंट्स की कंसेंट, अगर पेरेंट कंसेंट दे देते हैं बच्चे को तो वो अटेंड कर सकता है, लेकिन अगर पेरेंट कंसेंट नहीं देते हैं तो वो उस रिलीजियस प्रैक्टिसेस या वर्शिप को या प्रेयर को अटेंड नहीं करेगा। तो आर्टिकल 28 क्या कर रहा है, जो भी स्टूडेंट है, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल है उसको फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अधिकार देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो 25 से लेकर 28 तक हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ हम बात करते हैं अगले फंडामेंटल राइट की, जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके अंदर दो आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। तो पहले हम आर्टिकल 29 की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 29 के अंदर क्या है, बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। यहाँ पे जो माइनॉरिटी के इंटरेस्ट हैं उसको प्रोटेक्शन की बात की गई है। अब इंपॉर्टेंट टर्म है इंटरेस्ट, किस तरह की इंटरेस्ट। तो आर्टिकल 29 के अंदर बेसिकली 3 तरह की बातें की गई हैं। लैंग्वेज, इस इंटरेस्ट के अंदर क्या आएगा, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर, यानी किसी भी पार्ट में कोई भी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स है वो रह रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है या स्क्रिप्चर है या कल्चर है वो खतरे में, उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है, तो उनके पास अधिकार है कि वो
इस डायरेक्शन में, यानी अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए वो कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का अधिकार उन्हें दिया गया है। सेकंड चीज, आर्टिकल 29 कहता है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसे स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या स्टेट से वो किसी तरह की फंड एज अ एड रिसीव कर रही है, तो वो इंस्टीट्यूशन किसी भी बच्चे को रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के ग्राउंड पर एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हर सिटीजन के पास अधिकार है कि वो ऐसी इंस्टीट्यूशन में क्या करे, एडमिशन ले सकता है, अपनी पढ़ाई कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पर समझनी है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में क्लियर किया था कि आर्टिकल 29 जो है वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट नहीं करता, ये मेजोरिटी के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब मेजोरिटी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे हिंदू, इंडिया के अंदर हिंदू मेजोरिटी में, लेकिन अगर किसी भी एरिया में, ठीक है, किसी किसी भारत के किसी भी एरिया में, मान लो किसी भी स्टेट में हिंदू कम्युनिटी को लगता है कि उस रीजन में उनकी जो भी लैंग्वेज है, ठीक है, लोकल लैंग्वेज है मान लो, या उनका कोई कल्चर है, वो इंडेंजर है, ठीक है, तो उसको उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए भी आर्टिकल 29 उन्हें अधिकार देता है। तो आर्टिकल 29 के अंदर बेसिकली माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन दिया गया है। नाउ आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 के अंदर क्या है, आर्टिकल 30 के अंदर राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। लेकिन जो आर्टिकल 30 है ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज को अधिकार देता है। आर्टिकल 30 के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन और राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो आर्टिकल 30 के अंदर इन माइनॉरिटीज के पास अधिकार है कि ये अपनी अपनी चॉइस की कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकती हैं और उसे एडमिनिस्टर कर सकती हैं। ठीक है, अपनी चॉइस की। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देनी है कि जब तक माइनॉरिटी एजुकेशन स्टेट से किसी भी तरह का फंड नहीं रिसीव कर रही है, ठीक है, या स्टेट के द्वारा मेंटेन नहीं की जा रही है, तब तक इस इंस्टीट्यूशन के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो भी स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, किस रिलीजन के स्टूडेंट को एडमिशन देना है या नहीं देना है, ये डिटरमाइन किया जाएगा उस माइनॉरिटीज के द्वारा जिसने इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया है। लेकिन अगर ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेट से फंड रिसीव करती है, तो उस केसेस में ये रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज और रेस के बेसिस पर किसी भी सिटीजन को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकती। सेकंड है कि जो ये माइनॉरिटी एजुकेशन है इनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जहाँ पर इनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश है। तो अगर मान लो कल स्टेट या गवर्नमेंट को इनकी प्रॉपर्टी एक्विजिशन करनी है, कंपलसरी एक्विजिशन है, तो उस केसेस में क्या होगा, तो उस केसेस में गवर्नमेंट को मार्केट रेट जो भी होगा, ठीक है, उस मार्केट रेट के अकॉर्डिंग एक फिक्स कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, अगर गवर्नमेंट उनकी प्रॉपर्टी एक्वायर करती है तो। थर्ड पॉइंट अंडर आर्टिकल 30, स्टेट यानी जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बीच एड या ग्रांट देने में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ऐसा नहीं कर सकती कि किसी भी एक रिलीजन की जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट उसको ज्यादा एड करे और फेवर करे, और जो दूसरे धर्म की, जो दूसरे रिलीजन की माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उसको गवर्नमेंट एड नहीं दे रही है, ग्रांट नहीं दे रही है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 30 का एग्जाम्पल क्या है, तो हम देखते हैं जैसे जो इस्लाम में जो मदरसे होते हैं, ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स अंडर आर्टिकल 30। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग जो भी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके पास अधिकार है कि वो अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाना चाहती हैं उस लैंग्वेज में वो अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल अगेन मदरसा का हम एग्जांपल लें तो वहां पर बेसिकली जो उर्दू लैंग्वेज है, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज में बच्चों को टीचिंग प्रोवाइड की जाती है। तो नाउ हम अगले फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं विच आर गिवन अंडर आर्टिकल 32। ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल
रेमेडीज। ठीक है, यहाँ पे एक चीज आपने सोचा, मैं आप सोच रहे होंगे कि सर ने आर्टिकल 31 की तो बात नहीं की। तो आर्टिकल जो 31 था इसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसे मैंने पहले ही बता दिया कि 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर से हटा दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 31 को एबॉलिश कर दिया गया है। क्लियर? खैर, नाउ हम समझते हैं आर्टिकल 32 को। तो आर्टिकल 32 के अंदर बात क्या की है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की गई है। यानी अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्या है इनको समझते हैं थोड़ा सा। दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। मान लो कोई भी सिटीजन है, उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। ठीक है, उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो वो आर्टिकल 32 के अंदर उसको अपने जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने का अधिकार दिया गया है। वो क्या कर सकता है? डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है हमारी जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो, या उसका कोई भी फंडामेंटल राइट जो इन्फोर्स नहीं किया गया है। ठीक है, तो उस फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच कर सकता है। इस आर्टिकल का, इस फंडामेंटल राइट्स का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस बेसिकली है टू प्रोवाइड गारंटीड इफेक्टिव एक्सपीरियंस इनएक्सपेंसिव एंड समरी रेमेडीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यानी जिस भी सिटीजन का, जिस भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, वो फटाक से क्या कर सकता है? जुडिशरी के पास अप्रोच कर सकता है और बहुत जल्दी अपने फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचा सकता है। ठीक है, या उसको इन्फोर्स करवा सकता है। आर्टिकल 32 ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनके इंपॉर्टेंस को देखते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, नाउ अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको इन्फोर्स करने की पावर किसके पास है? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर पावर दी गई है। ठीक है, कि वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे और इन्फोर्स करवाए। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको क्या कहा जाता है? डिफेंडर एंड गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता लोगों के फंडामेंटल राइट्स को डिफेंड और प्रोटेक्शन करने से, क्योंकि आर्टिकल 32 इटसेल्फ अंडर द चैप्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226 के अंदर। ठीक है, हाई कोर्ट क्या करेगा? आप जो भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो वो सिटीजन, वो पर्सन आल्सो अप्रोच टू द हाई कोर्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, इनकी जो जुरिडिक्शन और टेरिटोरियल पावर है उसको थोड़ा हम और समझ लेते हैं। जहां तक फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है, ठीक है, तो अगर हम टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करें, यानी किस टेरिटरी में, कितनी टेरिटरी में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपनी पावर, जो इन्फोर्समेंट की पावर है फंडामेंटल राइट्स को, उसको एक्सरसाइज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? पूरी इंडिया के अंदर, पूरी इंडिया के अंदर क्या कर सकता है? अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकता है। जबकि जो हाई कोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अंदर अगर किसी भी पर्सन, जो भी स्टेट का पर्सन है, उसका राइट, फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस स्टेट के अंदर उस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो गया वो किसका ज्यादा है? सुप्रीम कोर्ट का वाइडर है, हाई कोर्ट का क्या है? नैरो है। ठीक है, लेकिन जो इन्फोर्समेंट की पावर है वो मैटर वाइज अगर हम देखें, जो मैटर वाइज देखें तो हाई कोर्ट के पास पावर ज्यादा है। क्यों? हाई कोर्ट क्या कर रहा है? जो इन्फोर्समेंट की पावर है वो फंडामेंटल राइट पर अप्लाई यूज कर रहा है, साथ ही साथ जो अदर लीगल राइट्स हैं, ठीक है, अदर लीगल राइट्स हैं, वहां पे भी क्या करता है? अपनी पावर जो आर्टिकल 226 के अंदर दी गई उसको एक्सरसाइज कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केसेस में ही अपनी पावर अंडर आर्टिकल 32 के अंदर एक्सरसाइज कर रहा है। क्लियर?
नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 32 के अंदर 5 तरह की रिट्स दी गई है। ठीक है, तो पहली रिट्स क्या है? हैबियस कॉर्पोरस। इसका मतलब क्या है? बेसिकली एक ऑर्डर होता है जो एक कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है अगेंस्ट द आर्बिट्ररी डिटेंशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, मान लो अगर कोई भी जैसे पुलिस ऑफिसर है, कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को आर्बिट्ररी तरीके से, ठीक है, लॉ के बियॉन्ड जाके क्या कर रहा है, उसको अरेस्ट कर रहा है या डिटेन कर रहा है। ठीक है, तो उस पर्सन के पास पूरा राइट है कि वो कोर्ट में अप्रोच करे इस तरह के डिटेंशन के अगेंस्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई मान लो प्राइवेट पर्सन क्या कर रहा है, किसी भी इंडिविजुअल्स को अननेसेसरली, ठीक है, और इलीगल तरीके से क्या कर रहा है, अरेस्ट कर रहा है। ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल को, तो ये पर्सन इस व्यक्ति के अगेंस्ट भी कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जो कोर्ट है वो ऑर्डर इश्यू करेगा इस तरह के आर्बिट्ररी डिटेंशन के अगेंस्ट। क्लियर? और यही रीजन है कि जो हैवियस कॉर्पोरस रिट है इसको बुलवर्क कहा जाता है। ठीक है, बुलवर्क ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ठीक है, तो इस तरह की जो रिट है कोर्ट के द्वारा किस किस के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, तो जो भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट की जा सकती है, पब्लिक अथॉरिटीज के अगेंस्ट। साथ ही साथ जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, उनके अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। ठीक है, नाउ सेकंड जो रिट है वो है मैंडामस। मैंडामस का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली एक तरह का ऑर्डर या कमांड होती है। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? वी कमांड। इट इज इश्यूड बाय कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज। अगर मान लो कोई भी पब्लिक ऑफिशियल है, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में कोई कर्मचारी है, वो अपनी ड्यूटी को सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उस पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट शिकायत की जाएगी। उस पब्लिक ऑफिशियल के अगेंस्ट मैंडामस रिट इशू करेगा, उसको ऑर्डर करेगा कि वो अपनी जो ऑफिशियल ड्यूटीज हैं उसको प्रॉपरली क्या करे, डिस्चार्ज करे। नाउ थर्ड कौन सी है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू फॉरवर्ड। तो ये जो प्रोविजन रिट है ये किसके द्वारा इशू की जाती है? बेसिकली जो हायर कोर्ट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा इशू की जाती है टू दी लोअर कोर्ट। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो हाई कोर्ट प्रोहिबिशन रिट इशू कर रहा है अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, ये जब की जाती है जब कोई भी लोअर कोर्ट, ठीक है, उसका जो भी जुरिडिक्शन है उससे बियॉन्ड जाकर किसी केस की सुनवाई करता है। ठीक है, किसी केस को पजेस करता है, तो जब वो अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाकर, यानी जितना उसका कार्यकारी क्षेत्र है, ठीक है, यानी जितनी उसके पास पावर है, किसी भी लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल के पास जितनी भी पावर है, तो वो उस पावर से बियॉन्ड जाके ऐसा कोई केस सुनता है या वो अपने केस को अपने पास रखता है, तो उस केसेस में क्या करता है, जो हायर कोर्ट होता है वो उस लोअर कोर्ट को इंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, कि आप ये जो केस है इसको आप डील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये केस क्या है, उसके जुरिडिक्शन से बाहर का है। नाउ थर्ड कौन सी रेट है? सर्टियोररी। ठीक है, इस रेट को कब इशू किया जाता है? इसका लिटिल मीनिंग समझते हैं। इसका लिटिल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। तो इस रिट को भी हायर कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है अगेंस्ट द लोअर कोर्ट। ये रिट कब इशू की जाती है? तो जब भी कोई भी जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, जब भी कोई भी लोअर कोर्ट है वो उसने किसी मैटर को डील किया, या तो वो मैटर क्या है, पहला उसके जुरिडिक्शन से बियॉन्ड है, यानी उसके जुरिडिक्शन से बाहर का है, ठीक है, या फिर उसका जुरिडिक्शन लैक कर रहा है उस केस के अंदर, ठीक है, या उसने जो भी डिसीजन दिया उसमें एरर की लॉ की एरर है, तो इस केसेस में क्या करेगा जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कि आप इस केस की सुनवाई मत कीजिए, और इस केस को जो हायर कोर्ट है वो अपने पास ट्रांसफर करवा लेगा। नाउ जो लास्ट रेट है कोवरेंटो, इसका लिटरल मीनिंग पहले हम समझते हैं। इसका लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो बेसिकली ये जो रिट है वो कब इशू की जाती है? टू प्रिवेंट्स अजर्पेशन ऑफ
पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर बाय ए पर्सन। ऐसी पब्लिक ऑफिसेस जो परमानेंट इन नेचर है, ठीक है। तो इस रिट के थ्रू क्या किया जाता है, किसी भी पर्सन को इलीगल तरीके से, ठीक है, या इनवैलिड तरीके से किसी भी पब्लिक ऑफिस को में काम करने से या उसको ऑक्यूपाई करने से प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। तो को वारंट जब इश्यू की जाती है जब कोई भी पर्सन इलीगल तरीके से किसी गवर्नमेंट जॉब को एक्वायर करता है, ठीक है, पब्लिक ऑफिस में उसकी इलीगल तरीके से, इनवैलिड तरीके से उसकी नौकरी लगाई जाती है। तो जब पता चलता है तो उस पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट को वारंटो रिट इशू करता है और उसको उस ऑफिस से, उस पब्लिक पोजीशन से उसको हटा दिया जाता है। इस रिट के केस में क्या हो रहा है, इस रिट के केसेस में जरूरी नहीं है कि केवल और केवल जो एग्रीव्ड पर्सन है वो ही कंप्लेन करे, ठीक है, नहीं। इस केसेस में कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन कंप्लेन कर सकता है अगेंस्ट द पर्सन हु इलीगली और इनवैलिड तरीके से किसी ने पब्लिक ऑफिस को एक्वायर किया है, विच आर परमानेंट इन कैरेक्टर। तो ये थी 5 टाइप की रिट्स अंडर आर्टिकल 32। नाउ आर्टिकल 33 के अंदर आर्म फोर्सेस और आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स होते हैं उनके फंडामेंटल के राइट्स के रिलेशंस में बात की गई है। तो आर्टिकल 33 के अंदर आर्म फोर्सेस के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको एब्रोगेट, उनको रेस्ट्रिक्ट करने का पावर केवल और केवल पार्लियामेंट को दिया गया है। यानी पार्लियामेंट बाय द एक्ट, कुछ एक्ट पास करके जो आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, जैसे मिलिट्री में, आर्म नेवी में, एयर फोर्सेस में, तो इन मेंबर्स के, इन ऑफिशियल्स के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। तो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स के राइट्स को रेस्ट्रिक्ट या रेगुलेट या एब्रोगेट करने की जरूरत हमें क्यों है? तो ये इसलिए जरूरी है जिससे जो फोर्सेस हैं उनके अंदर जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन रखा जाए, ठीक है, और जो मेंबर्स हैं वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली डिस्चार्ज करें, ठीक है। तो इसीलिए जो आर्म फोर्सेस के मेंबर्स होते हैं उनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो आम आदमी जो फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करता है, ठीक है, वो सिमिलर राइट्स आर्म फोर्सेस के मेंबर जब तक वो ड्यूटी में होते हैं उन राइट्स को वो एंजॉय नहीं करते। इसके लिए पार्लियामेंट ने कई सारे एक्ट्स के थ्रू इनके राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है। जैसे आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1950 और एयरफोर्स एक्ट 1950 के अंदर इन आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू बी मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन या पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट टू कम्युनिकेट विद प्रेस, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा। अब ऐसा क्यों है कि मान लो एग्जाम्पल सिनेरियो से समझते हैं, मान लो कोई ऑपरेशन कंडक्ट करना है, मान लो कहीं आतंकवादियों ने क्या किया है, टेररिस्ट अटैक कर दिया मान लो, तो उन टेररिस्ट से डील करने के लिए हमें क्विक फोर्सेस, आर्म फोर्सेस भेजने हैं, मान लो आर्मी को भेजना है या एनएसजी कमांडो को भेजना है। लेकिन ऐसे में एनएसजी कमांडो के जो मेंबर्स हैं उन्होंने अगर अपने सीनियर के ऑर्डर को डिसओबे कर दिया, ठीक है, और वो डिमॉन्स्ट्रेशन में बैठे हैं कि भाई उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दिया गया, तो वो उस ऑपरेशन में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में जो हमारे देश की सिक्योरिटी है वो इन डेंजर हो जाएगी, ठीक। तो इसीलिए जरूरी है कि जो आर्म फोर्सेस हैं या अदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं या पुलिस फोर्सेस हैं उनके राइट को रेस्ट्रिक्ट, फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट, आर्टिकल 33 के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को इस तरह के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट या एब्रोगेट करने की पावर दी गई है। तो अगर पार्लियामेंट इस तरह का कोई लॉ बनाती है और आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट करती है तो इस तरह के बने हुए लॉ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में से जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं उसको एक्सक्लूड कर सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी आर्म फोर्सेस और फंडामेंटल राइट्स के रिलेशन में अंडर आर्टिकल 33। नाउ आर्टिकल 34 जो मार्शल लॉ और फंडामेंटल रिलेशंस की बात करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्शल लॉ होता क्या है। तो बेसिकली जो मार्शल लॉ टर्म है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम इसका लिटरल मतलब समझें तो इसका मतलब होता है मिलिट्री रूल।
मतलब जहां पर भी मार्शल लॉ लगाया जाता है वहां पर जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है जैसे पुलिस, उसकी जगह आर्मी का रूल कर दिया जाता है जब तक वहां पर मार्शल लॉ रहेगा। तो आर्टिकल 34 क्या कहता है मार्शल लॉ के बारे में वो समझते हैं। तो आर्टिकल 34 कहता है कि भारत के टेरिटरी के अंदर कहीं भी मार्शल लॉ लगा हुआ है तो लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। मार्शल लॉ लगाया कब जाता है? तो बेसिकली ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होते हैं जब लगाया जाता है। जैसे कोई वॉर हो गया या देश के अंदर किसी एरिया में बहुत ज्यादा कम्युनल वायलेंस या वायलेंस बहुत ज्यादा एरप्ट हो गया जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उस केसेस में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। या फिर मान लो कंट्री के किसी पार्ट में सडन इन्वेजन हो गया हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ने सडन इन्वेजन कर दिया हमारे जो बाउंड्री वाली स्टेट्स हैं उनमें, तो इट मे बी द गवर्नमेंट कैन इम्पोज मार्शल लॉ देयर। मिलिट्री है उसके हैंड ओवर वो एरिया कंप्लीटली कर दिया जाता है और मिलिट्री अपनी स्टाइल में वहां की सिचुएशन को कंट्रोल करती है, रिस्टोर करती है। जब मार्शल लॉ लगा है और जो भी आर्मी के मेंबर्स हैं ऑफिशियल्स हैं वहां पर वो अपनी कोई ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, अब उस ड्यूटी का कंसिक्वेंसेस क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, तो जब मार्शल लॉ खत्म हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि उन आर्मी ऑफिशियल्स या जो आर्मी के मेंबर्स हैं उन पे कोई केस कर दिया जाए, ठीक है, कि उन्होंने मान लो कोई फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, तो ऐसा नहीं है। तो आर्मी ऑफिशियल्स को या मिलिट्री के जो पर्सनल्स होते हैं उनको इन चीजों से, इस चीज से कौन प्रोटेक्ट करता है? पार्लियामेंट प्रोटेक्ट करती है बेसिकली। तो पार्लियामेंट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 34 कि वो तो उन आर्मी ऑफिशियल्स और पर्सनल्स के खिलाफ कोई केस ना हो जिसके लिए पार्लियामेंट बकायदा लॉ ऑफ इंडेमनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ ऑफ इंडेमनिटी बनाया जाएगा उसको देश के किसी भी कोर्ट में, ना तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो जो मार्शल लॉ है बेसिकली ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? मार्शल लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली हमने इंग्लिश कॉमन लॉ से बोरो किया है। यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 34 के ऊपर एक बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मार्शल लॉ डिक्लेयर होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों के पास जो हैवियस कॉर्पस रिट के अंदर जो अधिकार है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अगर मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया गया है, मार्शल लॉ लगा दिया गया है, तो भी मेंबर जो कंट्री के जो लोग हैं उनके पास हैवियस कॉर्पस के अंदर उनके पास अधिकार होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर? तो ये था बेसिकली मार्शल लॉ अंडर आर्टिकल 34 के अंदर जो हमने डिस्कस किया। नाउ हम बात करते हैं आर्टिकल 35 की। आर्टिकल 35 के अंदर बेसिकली ये मेंशन किया गया है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको प्रभाव में लाने यानी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को कुछ लॉ पास करने होंगे। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स जिनको लॉ के द्वारा लॉ बनाकर एक्ट बनाकर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो सवाल ये है कि ये एक्ट बनाएगा कौन? तो आर्टिकल 35 ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को देता है, ठीक है, जिससे देश के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी इंश्योर की जाए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नेचर और पनिशमेंट अगर कोई भी उन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, क्योंकि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तभी तो पूरे देश में वो लॉ लागू किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट को स्पेशली लॉ बनाने होंगे। ठीक है। तो आर्टिकल 16 के अंदर हमने एक्सेप्शन में एक चीज पढ़ी थी, रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया। तो पार्लियामेंट रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब करती है और किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या यूटी या लोकल अथॉरिटीज को अलाउ करती है कि वो रेजिडेंस एज अ क्राइटेरिया यूज करके जो पब्लिक स्टेट सर्विसेज हैं, ठीक है, उनके अंदर सर्टेन टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट है अपॉइंटमेंट को कंडक्ट करा सकती है। ठीक है। तो आर्टिकल 16 के अंदर रेजिडेंस एज ए क्राइटेरिया कौन प्रिस्क्राइब कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। नाउ सेकंड आर्टिकल 32। तो अभी तक जो रिट इशू करने की पावर है वो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। तो आर्टिकल 35 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी दूसरे कोर्ट को या किसी दूसरे ट्राइब्यूनल को भी एम्पावर कर सकती है कि वो रिट इशू
कर सके, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए। नाउ आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 के अंदर क्या है, वही आर्म फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट या रेस्ट्रिक्ट करने की पावर किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास, ठीक है। ऐसे ही आर्टिकल 34, तो आर्टिकल 34 में जो लॉ ऑफ इंडेमनिटी है, ठीक है, उसको बनाने की पावर किसके पास पावर है, तो ये भी पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। तो इन फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्ट में लाने के लिए पार्लियामेंट को लॉ बनाने होंगे, क्लियर। नाउ सेकंड, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनका अगर वायलेशन होता है तो पार्लियामेंट को जरूरी है कि उन वायलेशन के अगेंस्ट पनिशमेंट डिस्क्राइब करे, जिसके लिए क्या करना होगा, पार्लियामेंट को बकायदा लॉ बनाने होंगे। तो वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की है। तो पार्लियामेंट के लिए जरूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन भारत के अंदर अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करता है तो ये एक ऑफेंस है, तो इस ऑफेंस के लिए पार्लियामेंट बकायदा कोई कानून बनाए। तो जैसा हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 17 के अंदर, पार्लियामेंट ने क्या किया था, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 बनाया, जिसके अंदर अगर कोई भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस करता हुआ पाया गया तो उसको पनिश किया जाएगा। ऐसे हमने देखा था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, जिसके अंदर क्या था कि मान लो अगर कोई पर्सन अनटचेबिलिटी के ऑफेंस के केसेस में उसको पनिशमेंट किया जाता है तो वो लगभग 6 साल तक किसी भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता, कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। सेकंड है आर्टिकल 23, तो फोर्स लेबर करना, फोर्सफुली लेबर किसी से काम करवाना या ह्यूमन ट्रैफिक करना, दीज आर दी ऑफेंसेस। लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, पार्लियामेंट को क्या करना होगा, बकायदा एक्ट, बकायदा लॉ बनाने होंगे। तो इस तरह के ऑफेंसेस को पनिश करने के लिए पार्लियामेंट ने काफी लॉ बनाए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 बनाया है। ऐसे गवर्नमेंट ने बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976 पास किया है। ऐसे मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 पास किया है। तो ऐसे कई सारे लॉ हैं। यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान देनी, आर्टिकल 35 के अंदर जो पार्लियामेंट को पावर दी गई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन सब्जेक्ट्स पे नहीं दी गई है, काफी सारे कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जो बेसिकली स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। तो इवन पार्लियामेंट उन सब्जेक्ट्स पर भी, उन मैटर्स पर भी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 35 जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो इस तरह से जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई करके दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इंडियन पॉलिटी के एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय।